अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 और 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। सर्कुलर मोशन का मतलब है गोल दायरे में हरकत करना। ग्रेविटेशन जो होती है वो ज़मीन की कशिश होती है जो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है कवर करे तो बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब उसका इक्वल इंटरवल हो और इक्वल टाइम हो, जैसे हर 4 किलोमीटर वो 4 सेकंड में कवर कर रही है, हर 4 किलोमीटर पर सेकंड में वो कवर कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे जो उसकी मोशन कहलाएगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा, कि पूरी दौरान उसका एक ही हरकत रही, ना तेज हुई ना हल्की। अब है आपके पास देखिए, जब बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन तो हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर होगी, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऊपर की जानिब जा रही थी, इस पॉइंट पे इस जानिब जा रही है, इस जानिब नीचे जा रही है, इस जानिब इधर जा रही है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, भले मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो, डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स विच कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी बॉडी को मूविंग पार्ट में मूव करते हुए रोकी भी होती है, पकड़ी भी होती है किसी सर्कुलर पाथ पे, जैसे गोल गोल घूम रही है और जो उसको खींचे हुए है बाहर निकलने से उस गोल दायरे से, वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफसी। द फोर्स विच रिस्पॉन्सिबल टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। और वो फोर्स जब कोई सर्किल में बॉडी घूम रही है उसको बाहर की जानिब खींच रही है, वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको बाहर निकलने में मजबूर कर रही होती है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल होती है, ये कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका फॉर्मूला है Fc माइनस mv² अपॉन r। सेंट्रीफ्यूगल में माइनस लगता है क्योंकि ये बाहर की जानिब खींच रही होती है, और सेंट्रीपिटल प्लस में होती है क्योंकि वो अंदर की जानिब खींच रही होती है। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन केस ऑफ रोलिंग अ स्टोन, जब आप डोरी में पत्थर बांध के उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग द स्टोन टेंड टू गेट आउट ऑफ द सर्किल ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो पत्थर बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे जैसे रस्सी को ढीला करते रहते हैं पत्थर थोड़ा थोड़ा दूर होने लगता है, वो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। नाउ अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ स्टोन ऑफ मास m, एक पत्थर है जिसका मास m है, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस क्या है, r है, विद अ स्पीड v, हैविंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac, जिसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ac है, ठीक है। एक स्टोन है जिसका मास r है, उसका जिस पाथ पे वो ट्रेवल करेगा उसका रेडियस r होगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो v होगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी ac। It is observed that the centripetal acceleration is directly proportional to the square of the speed। ये हमने ऑब्जर्व किया कि जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द स्पीड के। स्पीड का आप स्क्वायर कर दें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, देखिए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² ऑफ द बॉडी, व्हाइल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा पाउंड में होता है, 1/r। तो ये क्या हो गया, दोनों को हमने कंबाइन किया, इन दोनों को ऑन कंबाइनिंग, या लिखा हुआ नहीं है आप लिख सकते हैं ऑन कंबाइनिंग। इन दोनों को जब कंबाइन किया v² ऊपर आ गया, r नीचे आ गया। अब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ हमने ac इज इक्वल टू k v² अपॉन r कर दिया, ये इक्वल टू k जो है ये आपका k कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट कहलाता है। k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या है 1, तो आपका ac क्या हो गया v² अपॉन r अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से देखें f इज इक्वल टू m, ये आपका फॉर्मूला बनता है f इज इक्वल टू m, तो हम इधर कर देंगे fc इज इक्वल टू mac। f की जगह fc लिखा, a की जगह ac लिखा। अब ac की जगह आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे v² अपॉन r, तो मैंने क्या किया, a की जगह पे v² अपॉन r लगा दिया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया f इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, क्योंकि मैंने a की जगह ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वाला a लिख दिया। ये मेरी इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। अगर एक्सेलरेशन तक करने बोलेंगे तो मैं यहाँ तक करूंगी, और अगर फोर्स तक करने बोलेंगे तो मैं यहाँ तक करूंगी।
अब है हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो कानून है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अगर हम न्यूटन की लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट देखें तो वो ये है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस कायनात का हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों बॉडी के मासेस के जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस फासले के जो उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान होता है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इसका मास है m1, इसका m2, इनका प्रोडक्ट होगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, ये प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इन दोनों के सेंटर के दरमियान का जो फासला है वो r है, ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमेशा हम अपॉन में लिखते हैं। ऑन कंबाइनिंग, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, कंबाइन, ऑन कंबाइनिंग, तो क्या होगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, डायरेक्टली वाले ऊपर आ जाते हैं, इनवर्सली वाला नीचे, ये मेरी इक्वेशन कंबाइन हो गई। मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, इस दुनिया का हर शय दूसरी शय को अट्रैक्ट कर रही होती है एक फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं, उन दोनों के मासेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो r है, उसका स्क्वायर होगा r स्क्वायर। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपकी हेडिंग कट करके इसको एक्सप्लेनेशन लिखें, एग्जाम्पल नहीं है ये एक्सप्लेनेशन है। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का नाम हमने ए रख दिया, एक का बी रख दिया, ऑफ मासेस m1 एंड m2, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस इन सच अ मैनर, इनको इस तरीके से प्लेस किया गया है दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज r, कि इनके दरमियान में जो फासला आ रहा है इनके सेंटर पॉइंट से वो r है। ठीक है ना, मैथमेटिकली हम ये लॉ लिख के दिखाएंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये आपने फिर इनको कंबाइन कर दिया है। जब भी हम कंबाइन कर चुके होते हैं तो हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हर डेरिवेशन में डिफरेंट होता है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की डेरिवेशन है, इसके अंदर जो कांस्टेंट लगेगा वो होगा जी। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह मैंने जी लगाया क्योंकि जी इस लॉ का कांस्टेंट जी होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये देखें आप, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस फॉर्मूले को आपने अभी और इसी वक्त याद कर लेना है। इसका भी और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी 3 फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं। हम मास ऑफ द अर्थ जो है वो भी हम इसी के हिसाब से ड्राइव करते हैं। अब मैं आपको मास ऑफ द अर्थ की डेरिवेशन भी करवाऊंगी और इसकी कैलकुलेशन भी करवाऊंगी कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द अर्थ, तो हम सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव करके देते हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट नहीं करते। लेकिन जब वो हमें कैलकुलेट करने बोलते हैं मास ऑफ द अर्थ, तो हमें वैल्यूज भी पुट करनी होती है और पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखानी होती है। तो अभी हम ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डायग्राम से मतलब है एक रफली मैथ है कि डायग्राम के बगैर फिजिक्स में कोई काम नहीं होता। आप पहले एक अर्थ की डायग्राम बनाएं, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गया आपका। और ये जो दूसरी बॉडी है जिसको अर्थ अपने पास खींच रहा है, ये वो बॉडी है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अर्थ का मास क्या है? m2। ये इसका अर्थ का सेंटर है और ये इस बॉडी का सेंटर है। इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो फासला होगा वो r होगा, क्योंकि ये बॉडी कितनी भी ऊपर हो जाए, इतनी ऊपर नहीं हो सकती, ये बॉडी कितनी भी ऊपर हो जाए इतनी ऊपर नहीं हो सकती कि इस फासले को ट्रेवल कर ले। जमीन के बीच का जो हिस्सा है वो इतना गहरा है कि आप कितने भी ऊपर चले जाएं इस बॉडी को लेके, आप वो आपका जो भी स्पेस बनेगा वो उसके आगे
आटे में नमक के बराबर होगा, बिल्कुल चूटी जितना नजर आएगा आपको, इसलिए हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होता है जिसे हम आरी कहते हैं। इसके सेंटर से लेके इस बॉडी के सेंटर तक हमारा रेडियस होता है जिसे हम आरी कहते हैं। जिस तरह यहाँ ड्रॉ हुआ है, ये देखिए सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये बॉडी का सेंटर है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो आरी हो रहा है और इसको जो फोर्स खींच रही है वो आपको यहाँ नजर आ रही होगी। सिंपल इज दैट हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटेशन का। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। कंसीडर अ बॉल ऑफ मास m अलाउड टू ड्रॉप। एक बॉल है जिसका मास m है, हमने उसको अलाउ किया हुआ ड्रॉप करने के लिए, जो अर्थ के ऊपर ड्रॉप होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल एंड द अर्थ इज r। जो सेंटर ऑफ द अर्थ है उससे लेके बॉल का डिस्टेंस जो है वो r है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r ई, जो कि बिल्कुल बिल्कुल रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। क्योंकि जो इतना सा फासला आ रहा है ना, इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ऐसे होगा 1 करोड़ में 0.01 डाल दें तो 1 करोड़ के आगे वो 0.01 नजर नहीं आता, आप उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। द मास ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंट बाय एम ई, देन वी अप्लाई द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उन्होंने बोला m2 जो है वो मास ऑफ द अर्थ है जिसे हम m ई कहते हैं। m1 को हम कह देंगे m और m2 को हम कह देंगे m ई। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है। और ये जो फोर्स आ रही है ये F है, इसको हम mg भी कह देते हैं। ये आपका m हो गया, ठीक है, ये इस बॉडी को खींच रही है तो F mg इसके हिसाब से होगा। ये सेकंड m2 है, इसे मैंने m ही कह दिया। जैसे आपके पास यहाँ पे भी डायग्राम बनी है, बहुत क्लियर नजर आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया F इज इक्वल्स टू mg, F बराबर होता है mg के, और मैं यहाँ पे भी वैल्यू पुट करूंगी कि m1 बराबर है m के और m2 बराबर है m ई के। ठीक है, F इज इक्वल्स टू mg। ये आपका g हो गया। m1 की जगह मैंने m रखा, m2 की जगह मैंने m ई रखा और यहाँ मैंने रखा r स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब ये मैं m से m कट कर रही हूँ, दोनों तरफ m यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड होना था, ऐसे भी कट हो जाता। मुझे ये अकेले चाहिए m ही। ठीक है, तो ये r2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, r स्क्वायर यहाँ की क्या होगा मल्टीप्लाई, g मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। मैंने m ही को सेपरेट रखा, ये r स्क्वायर यहाँ डिवाइड था, g के साथ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये जो कैपिटल g है यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां जाके क्या होगा डिवाइड। ये आपने एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली है मास ऑफ द अर्थ के लिए, ये मास ऑफ द अर्थ की एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं वैल्यूज पुट करने की बात करूं वेयर करके, तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल की। g की वैल्यू है कैपिटल 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। ठीक है, न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसके बाद आपके पास r ही आ रहा है जो कि आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। आपने कैलकुलेट करना है m। ये मैंने आपको सब वैल्यूज लिख दी, आपको सब याद होनी चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ भी, और ये दो तो आपको याद ही है, सिर्फ आपने रेडियस ही याद करनी है। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगी, पुट करूंगी वैल्यूज। m ही बराबर है g की जगह 9.8 रखूंगी, r ही के ऊपर स्क्वायर है, जो भी वैल्यू होगी वो भी रखूंगी, और ये आपका g की जगह मैंने 9.8 रखा, r की जगह पे मैंने 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 रखा, यहाँ पे मैंने रखा 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसको स्क्वायर करना है, मैं आपको दिखाती हूँ आप इसे कैसे करेंगे। देखिए अभी 9.8 को तो आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। अभी मैं इसको स्क्वायर कर रही हूँ, 6.4 का भी स्क्वायर करूंगी तो ये इसकी पावर 6 है, 6 2 क्या हो जाएगी 10 की पावर 12, और जो ये नीचे -11 था ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 10 की पावर +11। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को नीचे से ऊपर लेकर आते हैं, ऊपर से नीचे लेकर पावर का साइन चेंज कर देते हैं। नीचे माइनस था, ऊपर आके क्या हो गया प्लस। अब नीचे क्या रह गया खाली 6.67, और यहाँ जो आना है 6.4 का स्क्वायर होके आना है। अब देखिए 6.4 का स्क्वायर क्या होगा, 6.4 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 40.96, तो मैंने यहाँ लिखा 40.96। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दूंगी। 10 की पावर की बात करूं तो ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी 12 + 11। इनको मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूं, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 40.96 डिवाइडेड बाय 6.67,
ठीक है। अब जब मैं इसको वेट कर रही हूँ, मेरे पास आ रहा है 60.18। ठीक है, मैंने लिखा 60.18, ये आ रहा है 23, लेकिन हमें पॉइंट एक नंबर की बात चाहिए। जब मैं एक दफा यहाँ मूव कराऊंगी तो यहाँ +1 एक और दे दूंगी, इन दोनों को प्लस करके तो ये 23 हो गया था, लेकिन मैंने एक और +1 दिया क्योंकि मैंने 60.18 कर दिया है। अब ये हो गया 24, क्या हो गया, ME आ रहा है 24, 10 की पावर 24। तो मैंने इसको अप्रॉक्स किया, ME को अप्रॉक्सीमेट का निशान लगाया, 6 × 10 की पावर 24 kg। दैट इज आवर मास ऑफ द अर्थ। कोई मुश्किल नहीं था, वैल्यूज रखी, इसको स्क्वायर किया, टेंडेंस को भी स्क्वायर किया, नीचे वाले माइनस को ऊपर लगी प्लस किया, दोनों 23 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड किया, सिर्फ नंबर्स को, टेंडेंस को नहीं। जो हमने डिवाइड किया तो मेरे पास ये 6.018 आया, जो टेंडेंस की पावर 24 बन गया। फिर इसे क्योंकि मैंने पॉइंट को एक बार मूव करा तो यहाँ पे 1 प्लस दे दिया। ये थी हमारी मास ऑफ द अर्थ की डायरेक्शन।